हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज की कहानी तमिलनाडु के एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका सामना होता है एक भयानक आत्मा से और फिर सिलसिला शुरू होता है डरावनी चीज़ों का। सुनिए पूरी कहानी और डर को महसूस कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से ये चैनल ग्रो होगा। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, पर अब नहीं। मुझे वो काम छोड़े हुए 12 साल बीत गए हैं। मेरा नाम रवि है। अब मैं एक गोदाम में काम करता हूँ। तनख्वाह कम है, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सब फिर दोबारा ना देखना पड़े, इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। मैं 18 साल की उम्र से ही ट्रक लाइन से जुड़ा था। पहले 7 साल मैंने हेल्पर के तौर पर काम किया, कई ट्रक और कई राज्यों में घूमा। फिर 25 की उम्र से मैंने ट्रक चलाना शुरू किया। मेहनत और बचत से मैंने 34 साल की उम्र में अपना पहला और आखिरी ट्रक खरीदा। मैं पहला और आखिरी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने ट्रक बेच दिया और यहाँ गोदाम की नौकरी करने लगा। मुझे अपना खुद का ट्रक खरीदे हुए 8 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने कई किलोमीटर का सफ़र तय किया था अपने ट्रक में, लेकिन उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट दी थी। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, कभी किया ही नहीं था। जब आप एक ट्रक ड्राइवर हो तो हर किस्म की बकवास सुनने को मिलती है। भूतिया हाईवे, जंगलों की चुड़ैलें, आकार बदलने वाली आत्माएं जो आपकी सीट पर आके बैठ जाती हैं। हाईवे पर चाय की दुकानों पर आपको एक आध ऐसा बूढ़ा अंकल मिल ही जाता है जिसने भूत देखा होता है, जो कहेगा उसने चमकती आंखों और उल्टे पैरों वाले भूत को देखा है। मैं उनकी बातों पे हंसता था। एक बार तो एक अंकल ने मुझे थप्पड़ भी लगा दिया था। शायद उन्हें मेरा हंसना पसंद नहीं आया था। पर जो मेरे साथ 13 जुलाई की रात को हुआ, उसके बाद मैंने हंसना छोड़ दिया। मैं कोयम्बटूर से त्रिची सीमेंट के बोरे लेके जा रहा था। सीधी सादी डिलीवरी थी। रात की ड्राइव पहाड़ियों से होकर ऐसा मैं 100 बार कर चुका था। बस फ़र्क ये था कि इस बार माल थोड़ा भारी था, जेब थोड़ी हल्की और दिमाग परेशान। घर के खर्चे बढ़ गए थे, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। शेखर जो मेरा हेल्पर था, कुछ काम आ जाने की वजह से उस रात वो मेरे साथ नहीं आ पाया। बस उसने कहा, कोलीमल्लई से जा रहे हो तो ध्यान रखना, ज़रूरत लगे तो लंबा रास्ता ले लेना, पर आकाश गंगा के पास मत रुकना। मैंने उसकी बात पर मुस्कुरा के सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बोला, क्या फालतू की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। कोली हिल्स मुझे हमेशा से पसंद है। शांत सड़कें, ट्रैफिक नहीं, कोई पुलिस की झंझट नहीं, हवा भी ताज़ा मिलती है। लेकिन मुझे क्या पता था उस रात सब कुछ बदल जाएगा। वो रात कुछ भारी सी थी, उमस भरी, चिपचिपी। लेकिन जैसे ही मैंने नमक्कल पार किया, हवा में एक हल्की सी ठंडक आ गई और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। वही टीन की छत, लकड़ी की बेंच। बारिश में चाय की तलब ने मुझे वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया, चाय और बटर बन के लिए। दुकान चलाने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरा ऐसा जैसे धूप और धूल में बरसों पक चुका हो, और उसकी लुंगी इतनी पुरानी लग रही थी जैसे रंग कब का छूट गया हो।
बातों बातों में मैंने उसे अपना रास्ता बताया तो वो थोड़ा ठिठक गया। होली मल्लई, आज रात अकेले जा रहे हो? उसने पूछा चाय हिलाते हुए, जिसकी खुशबू में कुछ तो जला हुआ सा था। मैंने हंसते हुए कहा, मैंने इससे भी बुरा देखा है चाचा, सेलम की ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस वालों की दादागिरी। लेकिन वो नहीं हंसा, कुछ पल चुप रहा, फिर एक नींबू उठाया और मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड के डिब्बे में रख दिया और धीरे से बोला, बचाव के लिए है, खिड़की बंद रखना। उस वक्त मैंने उसकी बात हंसी में टाल दी थी, लेकिन अब लगता है शायद नहीं टालनी चाहिए थी। रात के करीब 12:30 बजे मैं कोली हिल्स की चढ़ाई शुरू कर चुका था। 19वें मोड़ के बाद मोबाइल सिग्नल ही चला गया। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात सड़क कुछ अलग थी, आमतौर पर खामोश और घुमावदार चढ़ाई वाली, मगर उस वक्त जैसे कुछ गड़बड़ था। बारिश तेज हो गई थी, पर वो आम बारिश जैसी नहीं थी। पानी की बूंदें ट्रक के शीशे पर इस तरह लुढ़क रही थी जैसे किसी ने उंगलियां कांच पर सरकाई हो। मैंने म्यूज़िक बंद किया। उस माहौल में ए.आर. रहमान के गाने फुल वॉल्यूम पर सुनना भी अजीब लगने लगा था। फिर बस सन्नाटा, टायरों की रगड़, इंजन की हल्की सी घरघराहट, और फिर कुछ और, छन छन छन, जैसे कोई पायल की आवाज़। मैंने खुद को समझाया गाड़ी का कोई ढीला पार्ट होगा, या दूर कहीं कोई गाय की घंटी होगी, या शायद हवा में गाड़ी की घंटी ही बज रही होगी। लेकिन आवाज़ रुक नहीं रही थी, वो जैसे गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। फिर 40वें मोड़ के पास गाड़ी की हेडलाइट एक पल को झिलमिलाई, और तभी मैंने देखा डैशबोर्ड की घड़ी 12:47 पर अटक गई थी। मैं जितना भी आगे बढ़ा, समय बीता, लेकिन घड़ी में टाइम नहीं बढ़ा। तभी आगे रोड पर कुछ नज़र आया। शुरू में लगा कोई डाली या कोई उड़ता हुआ कपड़ा होगा, लेकिन जैसे ही 47वां मोड़ आया, वो वहाँ खड़ी थी। वो नंगे पांव खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उसके लंबे काले बाल गालों से चिपके हुए और उसकी लाल साड़ी उसके भीगे हुए जिस्म पर चिपकी हुई थी। मैं तो बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। सड़क से मेरा ध्यान हट के उस पे ही जा टिका था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं उसके बेहद पास पहुंच चुका था। तभी मैंने ज़ोर से, पूरे ताकत से ब्रेक का पेडल दबाया। कुछ मीटर टायर घसीटने के बाद ट्रक रुका, लेकिन वो हिली तक नहीं। वो बस वैसे ही खड़ी रही, मुझे देखती हुई। उसका पूरा अंदाज कुछ अजीब था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी तस्वीर को काट कर वहाँ चिपका दिया गया हो। न सर्दी में कोई कंपकपी, न आंखें झपकना, एकदम स्थिर। मेरी सांसों की भाप से शीशा धुंधला हो गया था। मैंने खिड़की आधे नीचे की। लिफ्ट चाहिए? मैंने उससे पूछा। उसने बस एक बार धीरे से सिर हिलाया। अंदर से कुछ जोर से चीख रहा था, दरवाज़ा मत खोल, उसे मत बैठने दे। पर मेरा हाथ जैसे मेरे काबू में ही नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो चुपचाप अंदर आके बैठ गई, बिना किसी आहट के, मेरे ठीक बगल में। उसका बदन जैसे बर्फ़ हो। साड़ी की पतली परत के बावजूद उसकी ठंडक मेरे बाजू तक महसूस हो रही थी। उसकी काया एकदम मंत्रमुग्ध करने वाली थी। होठों से फिसलते उसके जिस्म पे गिरते पानी की बूंदें उसकी पतली कमर से
मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मेरे मन में अब गलत ख्याल आने लगे थे। मैंने उससे धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बिना मेरे ओर देखे बोली, मोहिनी। उसके बोलने का अंदाज मुझे अजीब लगा, थोड़ा गुस्से वाला। खैर, इसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और वो भी कुछ नहीं बोली, बस सामने देखती रही, धुंध में, कहीं दूर, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है। मैंने ठंड से कांपते हाथों से इंजन दोबारा स्टार्ट किया। ट्रक फिर से धीरे धीरे घाट पर चढ़ने लगा। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसका वो फूल जैसा नरम भीगा हुआ जिस्म, उस पे भीगी पतली साड़ी। सच कहूँ तो मैंने ऐसी खूबसूरत औरत अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। वो यहाँ घाट के बीचों बीच ऐसे अकेली क्यों खड़ी थी? आसपास कोई गांव या बस्ती भी नहीं था जहाँ से वो आती। एक तरफ उसकी मनमोहक खूबसूरती और दूसरे तरफ कई सवाल। मैंने खामोशी तोड़ते हुए उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने तमिल में उससे पूछा, सेमेडू? नमक्कल? मतलब क्या तुम नमक्कल ज़िले के सेमेडू गांव से हो? लेकिन अब भी खामोशी। मैंने रियर व्यू मिरर ठीक किया, लेकिन उसमें वो दिख ही नहीं रही थी। फिर मेरी नज़र नीचे गई। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। मुझे वहीं सब छोड़कर भाग जाना चाहिए था। सब कुछ, ट्रक को, सामान को, और कूद जाना चाहिए था बाहर। लेकिन न जाने क्या मुझे जकड़ा हुआ था। डर, सदमा, या शायद वो अजीब सी जिज्ञासा, या फिर उसकी खूबसूरती, सब कुछ एक साथ। तभी उसने धीरे से सामने देखते हुए तमिल में कुछ कहा, इन्नक्कू वेंटुमनी, मतलब मुझे तू चाहिए। मैंने झटके से गर्दन उसकी तरफ घुमाया और चिल्लाया, क्या? मैंने लगभग ब्रेक मार ही दिया था, लेकिन किसी चीज़ ने मेरे पैर रोक रखे थे। उसने धीरे से सिर मोड़ा, बहुत धीरे, और फिर वही आवाज़ तमिल में, नीथान तपिक मुड़ियाधो, जिसका मतलब था तू नहीं बच सकता। तभी मैंने उसका चेहरा देखा। सच में उसका असली चेहरा। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला था, यह संभव लग रहा था। दांत टेढ़े मेढ़े, नुकीले, जैसे किसी जानवर के हों, और उसकी आंखें गहरी और काली, जैसे किसी ने आंखों की जगह को जला डाला हो। और उसके नाखून सीट पर खरोंच रहे थे, लंबे पंजों जैसे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने स्टीयरिंग झटके से घुमा दिया। ट्रक फिसला, साइड से खाई की तरफ घसीटने लगा। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारे, कंकड़ पत्थर उड़ते गए। इंजन झटका खा के बंद हो गया। मैंने खुद का बैलेंस संभालते हुए पलटकर बगल में देखा, लेकिन अब वो गायब थी। बगल का दरवाज़ा खुला हुआ झूल रहा था। तेज़ हवा और बारिश का पानी अंदर घुस रहा था, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक महक रह गई थी, चमेली के फूल की और सड़न की। ट्रक उस मोड़ पर एक तरफ झुका हुआ खड़ा था। इंजन हल्की हल्की टिक टिक कर रहा था, जैसे वो भी अभी अभी किसी डरावने सपने से बाहर आया हो। मैं सीट पर जमा हुआ बैठा था, हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे थे। उंगलियां इतनी कस के पकड़ी थीं
कि जैसे स्टीयरिंग से चिपक गए हों। ठंडी हवा और बारिश का पानी चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर घुस रहा था। मैंने धीरे से सिर मोड़ा। कहीं ना कहीं मन में डर था कि वो बाहर खड़ी मिलेगी, वैसे ही भीगी हुई, बाल चेहरे से चिपके हुए, हल्की सी मुस्कान, कुछ फुसफुसाते हुए। लेकिन कुछ नहीं था, बस एक भारी खामोशी और वो महक, वही अजीब सी चमेली के फूल और किसी सड़े चीज़ की महक। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया, 2 बार किया, जैसे एक बार से भरोसा ही नहीं हुआ मुझे। सीना ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे हो रहा था, पर दिमाग उससे भी तेज़ भाग रहा था, हर तरफ, हर डर की दिशा में। तभी कानों में फिर कुछ सुनाई दिया, छन छन छन, पायल की आवाज़, इस बार बहुत पास। मैंने सीट के नीचे से टॉर्च निकाली और झटके से बाहर कूदा। ट्रक की लाइट एक पल के लिए झपकी और फिर इंजन ने आखिरी सांस ली और पूरी तरह बंद हो गया। ना मोबाइल नेटवर्क था, ना एफएम रेडियो का सिग्नल, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज़ और पत्तों की सरसराहट। मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि मैं ट्रक में ही क्यों नहीं रुका, दरवाज़ा लॉक करता, अंदर बैठा रहता और सुबह होने का इंतज़ार करता। लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, जैसे किसी ने सीने के अंदर एक हुक फंसा दिया हो और अब खींच रहा हो, धीरे धीरे, बेरहमी से। पता ही नहीं चला और मैं खुद को एक पतली सी साइड वाली पगडंडी पर चलते हुए पाया, जो मेन रास्ते से थोड़ा हटकर था। रास्ता थोड़ा छुपा हुआ था और मिट्टी के ऊपर जड़ें इस तरह फैली थी जैसे किसी को फंसाने के लिए बिछाई गई हो। हर 2 कदम पर काई लगे पत्थर फिसलन पैदा कर रहे थे। मेरी टॉर्च झपक रही थी, बैटरी ख़त्म होने वाली थी। रोशनी कभी किसी पेड़ के तने पर गिरती, कभी धुंध में खो जाती। पेड़ कुछ ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, जैसे धुंध में किसी के मुड़े हुए हाथ हों। खुद ब खुद मैं अंदर जाता गया, वक्त का कोई हिसाब नहीं रहा। ट्रक की आवाज़ गायब, दुनिया जैसे पीछे छूट गई हो। फिर मुझे दूर से पास आती पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, छन छन छन। वो आवाज़ पास आती जा रही थी। हर कुछ कदम पर मैं पीछे पलट कर देखता, लेकिन हर बार पीछे सिर्फ अंधेरा दिखता। फिर भी मैं चलना रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। और फिर वो दोबारा दिखी। वो बड़े से पत्थर पर खड़ी थी, सामने एक पतली जंगल की नदी की धारा के ऊपर। कुछ सेकंड के लिए सब ठहर गया। मैं बस उसे देखता रह गया। फिर मेरी नज़र नीचे गई। वहाँ कुछ गड़बड़ था। उसकी परछाई पानी में साफ दिख रही थी, लेकिन वो पीछे चल रही थी, जैसे उसकी परछाई उसे छोड़कर अपना अलग रास्ता पकड़ चुकी हो। उसके पीछे झाड़ियों और पेड़ों के जड़ों से लिपटा हुआ एक खंडर हो चुका मंदिर था। टूटी हुई मूर्तियाँ आसपास बिखरी थी। वहीं पास में एक पत्थर पर नक्काशी किया हुआ लिखा था, अरपल्लीश्वर मंदिर।
ना वहाँ कोई रास्ता जाता था, ना कोई बोर्ड, ना नक्शे में जिक्र। मैंने कभी सुना भी नहीं था कि जंगल के इतने अंदर कोई मंदिर भी है। और फिर वो धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आने लगी। मैं खुद नहीं जानता मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा, मैं ही क्यों? आवाज़ मेरी थी, लेकिन मैंने अपने मन से नहीं बोला था। वो बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम हंसे थे। जैसे वो पल जब मैंने ढाबे वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया था, उसी ने सब तय कर दिया था। मैंने धीरे धीरे पलकें झपकाई और एक पल में सब बदल गया। उस औरत के चारों ओर अजीब सी परछाइयाँ खड़ी थी, धुंधली मगर इंसानों जैसी। वो कुछ आदमियों की परछाइयाँ थीं। वो सब मिलकर उस औरत को उसी मंदिर की तरफ घसीट के लेके जा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लात मारी, चीखी, काटने लगी, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। फिर उनमें से 2 आदमियों की परछाइयों ने उस औरत को ज़मीन पर पकड़ के रखा और सब ने एक एक करके उसकी इज्जत लूटी। ये भयानक मंजर देख के मेरी रूह कांप गई थी, लेकिन सबसे घिनौना काम अब भी बाकी था। उन दरिंदों ने उसकी इज्जत लूटने के बाद एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसके पेट में कई वार किए। चारों तरफ खून के फव्वारे उड़ने लगे और फिर सब अचानक गायब हो गया। माहौल एकदम शांत। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए। पेड़ों से एक कराहने जैसी आवाज़ आई। पत्तियां ऐसे कांपी जैसे कोई परिंदा मरते वक्त पंख फड़फड़ाता हो। और फिर उसकी आवाज़ आई। साफ पता नहीं चला कहाँ से आ रही थी, बस चारों ओर से। तूने मजाक उड़ाया था उस चीज़ का जो तू समझ नहीं पाया, अब समझ। जैसे वो मुझे सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो सज़ा सुना रही थी। फिर वो सामने आई, धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए। उसकी बाहें खुली हुई थी। तभी उसके चेहरे पर दरारें पड़ने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे पुराने मिट्टी की मूर्तियों में आती है। लेकिन उन दरारों से खून की जगह काला धुआं निकल रहा था। फिर उसका मुंह खुला, बहुत ज़्यादा, जितना इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं लगता। जैसे उसके गालों को चीरकर पूरे चेहरे पे फैल रही थी, जैसे वो चीखने को तैयार हो। लेकिन जो निकला वो चीख नहीं थी, वो एक लोरी थी, तमिल में। वही धुन जो मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए गुनगुनाया करती थी। थलट्टू कन्ना थलट्टू, थलट्टू कन्ना थलट्टू, जिसका मतलब होता है, सो जा मेरे बच्चे सो जा। मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग सुन्न पड़ चुका था। फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं दौड़ पड़ा, झाड़ियों और पत्थरों से टकराते गिरते। फिर अंधेरे में वहीं कहीं ठोकर लगी और मैं गिर गया। जब आँख खुली तो आसमान बैंगनी था। सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगल वैसे ही लग रहा था, शांत, बिल्कुल सामान्य। मैं अब भी वहीं लेटा था, लेकिन वो मंदिर, वो गायब हो चुका था। ना कोई पत्थर, ना कोई मूर्ति, ना नक्काशी, सिर्फ घना जंगल चारों तरफ। एक पल को लगा
शायद सब कुछ बस एक सपना था, लेकिन तभी मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी। वहाँ गहरे पंजों के निशान थे, ताज़ा, जिनमें से खून अब भी निकल रहा था। मतलब ये सब हकीकत था। और फिर मैंने वो देखा, एक लाल साड़ी एक पत्थर पर रखी थी। उसमें से अब भी ताज़ा खून टपक रहा था। मुझे आज तक याद नहीं कि मैं उस जंगल से बाहर कैसे आया। ना ही ये याद है कि मैंने चलना कब शुरू किया। बस इतना याद है, मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और खुद को सड़क के बीचों बीच पाया, शायद 47वें मोड़ से 2 किलोमीटर पीछे रहा होगा। आसपास कोई कोहरा नहीं था, कोई बारिश नहीं, हवा एकदम साफ थी, पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, सब कुछ जैसा पहले था। मेरे हाथ कांप रहे थे, ज़ोर से, इतना कि मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने इधर उधर देखा, मेरा ट्रक वहाँ नहीं था, वो लाल साड़ी भी नहीं थी जो मैंने उस पत्थर पर देखी थी, खून से सनी हुई। मैं बस वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, कुछ और कर भी नहीं पाया। बहुत देर तक बस बैठा रहा, सांस लेने की कोशिश करता रहा। धूप थी, गर्माहट थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई बर्फ़ सी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा को बर्फ़ में डुबो कर निकाला गया हो। फिर एक पुलिस जीप आती हुई दिखी, सेमेड़ू की ओर से आ रही थी। उन्होंने जीप रोकी और मुझसे सवाल करने लगे, कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। एक पुलिस वाले ने जीप से उतरकर मुझे पानी पिलाया। मुझे बाद में उसका नाम पता चला, कांस्टेबल अरुण। मैंने उन्हें वही जवाब दिया जिससे मैं उनके सामने पागल ना लगूं। मैंने कहा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, कल रात मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर कांस्टेबल ने पूछा, ट्रक कहाँ है। मैंने जो जवाब दिया वो आधा झूठ था और आधा सच। मैंने कहा, ब्रेक फेल हो गए थे, मैं डर गया था, रास्ता भटक गया। बस मैं यही कह सका। फिर उसने वायरलेस पर किसी को बुलाया और मुझे जीप में बिठाकर गांव ले आया। वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं थोड़ा सामान्य होने लगा था। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मेरी ट्रक उन्हें घंटों पहले मिल चुकी थी, 47वें मोड़ पर अजीब ढंग से खड़ी हुई, जैसे किसी ने अचानक वहाँ छोड़ दी हो। गाड़ी का इंजन बंद था, हेडलाइट ठीक थी, लेकिन अंदर के बल्ब फूटे हुए थे। ट्रक के दरवाजे के अंदर की तरफ डैशबोर्ड पर गहरे पंजों के खरोंचने के निशान थे। मेरा फ़ोन ट्रक की फर्श पर पड़ा था। जब पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिला जो रात 12:47 को लिया गया था। एक 13 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग। शायद किसी अफसर ने उसे प्ले कर दिया था। काश वो ऐसा ना करता। शुरुआत में बस भारी सांसें थी। मेरी आवाज़ बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अवंगा वंघुटा, मोहिनी वंघुटा, मोहिनी वंघुटा। मतलब वो आ गई है, मोहिनी आ गई है, मोहिनी आ गई है। फिर अचानक चीखें, मेरी नहीं, किसी और की, एक औरत की, तेज़, तीखी, लेकिन अजीब तरह से टूटी फूटी, जैसे एक ही वक्त में कई औरतें चिल्ला रही हों, एक ही गले से। और उन सब के नीचे एक लोरी बज रही थी, वही डरावनी धुन।
थलटू कना थलटू थलटू कना थलटू। लोरी, लेकिन मौत जैसी। रिकॉर्डिंग के अंत में बस एक आवाज़ बची थी, अंदर तक चीर देने वाली फुसफुसाहट। अब तू मेरे साथ चलेगा। उस अफसर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने चुपचाप फोन एक कांस्टेबल को पकड़ाया और बिना एक शब्द बोले वहाँ से चला गया। अब गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोगों को वह अफवाहें अब सच लगने लगी थी। मैं 2 दिन से मेड़ू में रुका। इसी बीच कुछ लोग मेरे पास आए और मुझसे उस घटना के बारे में पूछने लगे। उनकी आंखों में शक नहीं था, वो बस उन अफवाहों का सच जानना चाहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। फिर उनमें से एक बुजुर्ग सामने आए रोते हुए और बोले, वो मेरी बहू थी, मोहिनी मेरी बहू थी। वो दरिंदे शहर से आए थे गांव के पास ढाबा खोलने। तब से उनकी नज़र मेरी बहू पर थी और एक रात मोहिनी गांव से गायब हो गई और फिर कभी नहीं लौटी। ढाबा तो नहीं खुला, लेकिन बाद में खबर मिली कि जो लोग आए थे उन सब की मौत हो गई थी अजीब परिस्थितियों में। मोहिनी ने अपना बदला ले लिया और तुम्हें चुना अपनी कहानी सबके सामने रखने के लिए। वरना उस 47वें मोड़ से आज तक कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हवस की आग में एक परिवार उजड़ गया। गांव वालों की मदद से मैंने उस 47वें मोड़ पर एक मंदिर बनाया, अर्पल्लीश्वर मंदिर, मोहिनी की आत्मा की शांति के लिए। और मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, जो भी गलत मैंने उसके बारे में सोचा था उसके लिए। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, ट्रक बेच दिया और अपने परिवार को लेकर थंजावुर चला गया, जहाँ मेरा कज़िन रहता है जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। उसकी मदद से मुझे एक गोदाम में नौकरी मिल गई। मैं अब चुपचाप काम करता हूँ, शाम से पहले घर लौट आता हूँ और अब कभी भी ड्राइव नहीं करता, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। और अब मैं कभी भी उन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाता जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ, अब मुझे पता है वो सच है। मोहिनी। उस घटना के 12 साल बाद आज भी कभी कभी मुझे मोहिनी की वो लोरी सुनाई देती है, लेकिन अब मुझे उससे डर नहीं लगता। अब मुझे उससे हमदर्दी है और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ मोहिनी की आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, नीचे कमेंट करें आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद। अलविदा। अब फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ।